Hello everyone, welcome to the session on 200 most important questions and concept part 26. इससे पहले मैंने 25 पार्ट आपको करा दिए हैं विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग कैट एग्जाम. आज मैं इसका 26 नंबर का पार्ट लेकर आया हूं. तो हमारे सामने आज का पहला क्वेश्चन है. X has 60 red cards, 156 blue cards and 204 green cards. He distributes them equally amongst a group of kids such that each kid gets more than 7 cards and no kids has card of more than one color. The number of kids is. अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है. हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखो, X के पास 60 रेड कार्ड्स हैं, 156 ब्लू कार्ड्स हैं एंड इट हैज 204 ग्रीन कार्ड्स. राइट. अब इसको ना ये जो कार्ड्स है डिस्ट्रीब्यूट करने कुछ बच्चों में सच दैट ईच किड्स गेट मोर देन 7 कार्ड. तो ये जो कंडीशन है ना, पहली बात तो हमें बोल रहा है कि इक्वली बांटने, तो मतलब हम HCF की बात करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हमारा जो ये क्वेश्चन बन जाता है, इस क्वेश्चन में जो हमारा मेन कंसर्न है वो ये होगा कि व्हाट इज द HCF ऑफ दीज नंबर्स. अब HCF निकालने का तरीका क्या हो सकता है. देखो, उसको ब्रेक करो. दिस इज 4 इंटू 3 इंटू 5. अब ये 4 13 है ना. ये 4 इंटू 3 17. अब आपको यहां पे क्या दिख रहा होगा. यहां पर आपको दिख रहा है कि देखो 4 3 जा 12 यहां पर भी कॉमन है, 4 3 जा 12 यहां भी है, 4 3 जा 12 यहां पर भी है. तो इन नंबर्स का जो HCF हो गया इट इज 12 विच सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन कि हर बच्चे को 7 से ज्यादा कार्ड मिले. मतलब हमारा कॉन्सेप्ट ये हो गया कि हर बच्चे को 12 कार्ड मिल रहे हैं और हर बच्चे को अलग अलग कार्ड भी मिल रहे हैं. मतलब इसका मतलब पता है क्या है. यहां पर बोल रहा है कि नो किड्स हैज कार्ड्स ऑफ मोर देन वन कलर. मतलब अगर मैंने पहले बच्चे को 12 रेड कार्ड दे दिए तो अब उसके पास 12 रेड कार्ड आ गए, दूसरे बच्चे को भी 12 रेड कार्ड एंड सो ऑन, फिर कुछ बच्चों में 12 ब्लू कार्ड मिले. ऐसे करते करते हमने सारे कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चे लोग गलती आप लोग क्या कर सकते हो और मुझे बताना कमेंट में लिखकर कि हाँ आपसे गलती हुई थी. आप में से कई बच्चों ने आंसर इसका 12 मार्क कर दिया होगा, बट 12 तो वो नंबर है जो उन बच्चों को कार्ड मिले हैं. हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए कितने बच्चे थे वहां पर. इसका मतलब वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ किड्स गेट्स द कार्ड. हमें ये पूछा गया है कि कितने बच्चों को कार्ड मिला है. तो अगर मैं इस संख्या को 12 से डिवाइड करूं, इस नंबर को 12 से डिवाइड करूं, इस नंबर को 12 से, तो मुझे पता लगेगा कि यहां पर ये कट के आएगा 5. तो 5 बच्चों को मिले हैं रेड कार्ड, प्लस 13 बच्चों को मिले हैं ब्लू कार्ड, प्लस 17 बच्चों को मिले हैं ग्रीन कार्ड. तो 17 प्लस 13 35 विल बी द करेक्ट आंसर. इस क्वेश्चन का आंसर होगा 35. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जाम. आने वाले कैट एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. जरा इस क्वेश्चन को देखिए. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट का बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है. नाउ इस क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए एंड देन ट्राई टू आंसर दिस. ठीक है, आप इस क्वेश्चन को रीड करके इसका आंसर दीजिए एंड सी कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं. नाउ इट सेज दैट अ सर्टेन बैंक says F gives simple interest of 10% in the first year, 20% second year, 30% third year and continuously increasing each year in the same similar pattern. मतलब वो पहले 10%, फिर 20%, फिर 30, फिर 40 एंड सो ऑन. ऐसे करते करते another bank says G gives a compound interest of 20% per annum. Find the least time period in which F gives more return than G for the same initial time. मतलब मुझे क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा ना, अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट. ये क्वेश्चन है हमारा. सिंपल इंटरेस्ट का जो मुझे अमाउंट मिलेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए. नाउ व्हाट कैन वी डू नाउ. अब इस क्वेश्चन को कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे. तो देखो, अब यहां पर
इनिशियल अमाउंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो मान लेते कुछ वैल्यू, लेट्स से इनिशियल अमाउंट जो हमने इनिशियल प्रिंसिपल दिया था वो 100 था, तो 100 प्लस फर्स्ट ईयर में आपको 10% रेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में यू विल गेट अ रेट ऑफ 20%, राइट। दिस इज प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट प्लस 100 इंटू 30/100 एंड सो ऑन। दिस इज द अमाउंट। अब मुझे नहीं पता कितने टाइम पीरियड की बात हो रही है, लेट्स से दिस इज n years, दिस शुड बी ग्रेटर देन कंपाउंड इंटरेस्ट 100 1 प्लस 20/100 टू द पावर n। अब इस वैल्यू से मुझे n कैलकुलेट करना है, राइट। नाउ दिस 100 प्लस यहां पर देखो ये 100 कट गया, दिस 100 कैंसिल एंड सो ऑन, तो यहां से आप 10 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन n टर्म्स तक, एन क्योंकि ये ईयर्स n है हमारे लिए, दिस इज ग्रेटर देन 100 1.2 टू द पावर n, राइट। एक काम करते हैं 100 100 10 10 ये जीरो काट लेते हैं, दिस इज 10। नाउ दिस इज सम ऑफ नेचुरल नंबर टिल n, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 n इंटू n प्लस 1 ग्रेटर देन 10 1.2 टू द पावर n। अब आप ये 2 एलसीएम लेके इधर ले जाओ, दिस इज 20 प्लस n स्क्वायर प्लस n ग्रेटर देन 20 1.2 टू द पावर n। इतना मेरे पास कंडीशन आ गई। दिस इज द कंडीशन जिसको सिंप्लीफाई करके वी हैव टू कैलकुलेट n। अब यहां पर क्या होगा, थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। वी विल स्टार्ट विद द ऑप्शन, हम ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू 3 इयर्स। वी विल स्टार्ट विद 3 इयर्स। अगर मैं n की वैल्यू 3 लेता हूं, इफ वी कंसीडर n एज 3, तो देखते हैं क्या ये वैल्यू ग्रेटर आ रही है। देखो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12 32, दिस विल बी 32। क्या ये ग्रेटर होगा 20? अच्छा 1.2 का क्यूब हो जाएगा, 1.2 क्यूब, दिस विल बी 1.732। आपको पता होना चाहिए दिस वैल्यू इज 1.732। अब 1.732 अगर मैं देखता हूं मल्टीप्लाई कर लो, तो दिस इज 2 2 जा 4 2 3 जा 6 34.6। क्या ये ग्रेटर है? 32 इज नॉर्मली 32 34 से स्मॉलर है, तो ये केस तो फॉल्स हो गया, मतलब n की वैल्यू 3 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब हम लेते हैं, नाउ वी विल कंसीडर n 4 इयर्स भी हमारे पास है, 4 ईयर देखते हैं। अच्छा देखो यहां पर क्या होगा, 20 इंटू 1.2 का क्यूब तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, अब मुझे बस इसमें 1.2 का पावर 4 करनी पड़ेगी, तो बस इस वैल्यू में मैं 1.2 गुना कर दूंगा और इधर आप n की जगह 4 रख दो, तो 16 प्लस 20 प्लस 4 20 and 20 40. LHS will be 40 and this value will be 34.64 into 1.2. अप्रोक्सीमेट कर लो, चलो पूरा भी कर सकते हैं। 12 4 जा 48 4, 12 6 जा 72 76 7 5 39। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया 12, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आता है, हमारे पास क्या आया 1.2 इंटू 34.64, यह आएगा 41 पॉइंट। एक बार दोबारा देख लेते हैं इस चीज को, 12 4 जा 48 4 76 7 55 4 1, ये हो गया 41.568। दिस इज 40, अगेन दिस इज फॉल्स, दिस इज रॉन्ग। अब हम क्या करेंगे, हम n की वैल्यू और इंक्रीज करेंगे, लेट्स से n विल बी 5। अच्छा देखो अब यहां तक आपको ये बात समझ में आने जानी चाहिए कि यार यहां पर देखो क्यूब करने पर 34, 4 करने पे 41, मतलब ये 6 बढ़ रहा है। अब अगली बात देखो कितना क्लोज हो गया, यहां पर डिफरेंस करीब करीब 2 का था, यहां पर डिफरेंस 1.5 का, तो n 5 रखने पे शायद ये बड़ा आ जाए। चेक कर लेते हैं, ये हो गया 25 30 50, दिस वैल्यू विल बी 50। 41.568 इंटू 1.2, भाई इसी में तो मैं 1.2 की पावर एक और बढ़ा दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जरा देखो 12 8 जा 96 81 68 49.8 50, तो देखो 5th ईयर में हमारी वैल्यू ग्रेटर हो गई, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी
5 ईयर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये अप्रोच होनी चाहिए टू सॉल्व क्वेश्चन लाइक दिस। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ऐसे क्वेश्चन इस तरह से करने चाहिए थे। गॉट दिस पॉइंट? मुझे बताते रहिएगा कि कमेंट में आपको ये बातें, ये जो मैं लॉजिक आपको सिखा रहा हूं, दीज आर इंपॉर्टेंट लॉजिक और आपको ये बातें समझ में भी आ रही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी अलोंग अ स्ट्रीम। I took 5 hours to row from A to B and 3 hours to row back to A. A log of wood was left to float freely at B at 6 a.m. on Monday. At what time will the log of wood reach A? अब इसका मतलब हमको ये देखना होगा कि what is the distance between A and B, ठीक है? And it is clearly given that wood log float freely at B and एट वॉट टाइम इट विल रीच टू ए। इसका मतलब जो हमारी रिवर है वो बी से ए की तरफ फ्लो कर रही है, मतलब हमारा बी पॉइंट ये है तो रिवर ऐसे फ्लो कर रही है। दिस इज फ्लो ऑफ रिवर, दिस इज फ्लो ऑफ रिवर। रिवर का फ्लो इस तरह से हो रहा है। ओके, दिस इज फ्लो ऑफ रिवर। नाउ इट सेज दैट आई टुक 5 hours टू रो फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी मान लेते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, आप ये मान लो x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ रिवर मान लेते हैं हम लोग, स्पीड ऑफ रिवर हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम ये कहते हैं इट टेक्स 5 hours, तो इस मीन इट विल गो अगेंस्ट द करंट। देखो वो ए से बी जा रहा है, मतलब अगेंस्ट द करंट। माना डिस्टेंस इनके बीच में d डिस्टेंस है, ये दिस इज d डिस्टेंस, इट विल टेक d by 5। दिस इज माय इक्वेशन 1। एंड सेकंड कंडीशन इज व्हेन इट कम्स बैक x plus y एंड 3 hours टू रो बैक। बैक आना मतलब अगर जाते वक्त अप स्ट्रीम है तो आते वक्त डाउन स्ट्रीम होगा, इट विल बी d by 3। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ बिकॉज हमको पूछा है टाइम ऑफ लॉग, वुडन ब्लॉक का टाइम पूछ रहा है, इसका मतलब हम इस क्वेश्चन में केवल स्पीड ऑफ करंट की बात करेंगे। हम करंट की स्पीड निकाल लेते हैं। वी विल सब्ट्रैक्ट दिस टू माइनस प्लस माइनस, ये y x कैंसिल हो गया, दिस इज 2y d by 3 माइनस d by 5, एलसीएम आ गया 15, 2d by 15, तो y की वैल्यू आ गई d by 15, 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास रिवर की स्पीड आ गई इन टर्म्स ऑफ d। अच्छा, जब लॉग ऑफ वुड ट्रेवल करेगा इट विल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ रिवर, वो अपनी स्पीड से नहीं चलेगा, वो रिवर की स्पीड से चलेगा। तो टाइम टेकन बाय वुड, टाइम बाय वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक, ठीक है, तो ये हो जाएगा d अपॉन स्पीड d बाई 15, इट विल बी 15 आवर्स। इसका मतलब वुडन ब्लॉक को B से A तक पहुंचने में 15 आवर्स लगने वाले हैं। और हमारे पास क्या बोल रहा है, इट स्टार्टेड एट 6 AM, हमने 6 AM पर स्टार्ट किया, तो 6 AM से 6 PM 12 आवर्स और 3 आवर्स मोर, क्योंकि 15 घंटे की बात कर रहा है। इट विल बी 9 PM ऑन मंडे, सेम डे ही पहुंच जाएगा, इट विल बी 9 PM ऑन मंडे। आई थिंक अभी आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू आर गोइंग फॉर कैट एग्जाम दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, आपके पास एक अच्छे कंटेंट होने चाहिए जिसमें कि सारे क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्यूशन हो, विद कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो, और हर क्वेश्चन को करने का एक स्मार्ट अप्रोच भी होनी चाहिए। मैंने ये जो बुक लिखी है मैथमेटिका, इस बुक में मैंने क्या किया है, मैंने क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज, पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया, मतलब एक तरह के कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन एक जगह, जिससे आपको उस कॉन्सेप्ट को कमांड करने में हेल्प करे। और कुछ इसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग सम भी है, मतलब ये बुक बिल्कुल कंप्लीट गाइडेंस है फॉर स्टूडेंट गिविंग कैट। और इसका जो पहला पार्ट है वो अर्थमेटिक का पार्ट, इज इट गुड फॉर बैंकिंग, एसएससी एंड कैट एज वेल। सेकंड पार्ट एल्जेब्रा बुक है, और थर्ड पार्ट मेंस्ट्रुएशन ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो 3 वॉल्यूम है इस बुक के। एंड रिमेंबर दीज 3 बुक्स आर अवेलेबल ओनली ऑन अमेजन। आप वहां पर जाके अमेजोन पर जाके आप इसका फ्री वर्जन भी पढ़ सकते हो। किंडल एडिशन इज ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द सीरीज।
तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है? हाउ कैन वी सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं, हमारे पास एक सीरीज है 1, 3, 6, 10, 15, 21 एंड सो ऑन, और मुझे इसकी 20 टर्म्स का सम पूछा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू गेट इट्स nth टर्म। ऐसे क्वेश्चन में हमको nth टर्म निकालना इंपॉर्टेंट होता है। हम कोशिश करके इस क्वेश्चन की nth टर्म निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वी विल ट्राई टू गेट इट्स nth टर्म। अब nth टर्म निकालने का तरीका होता है, देखो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 15 एंड सो ऑन अप टू tn। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, हम लोग इसको tn की तरह से कंसीडर करते हैं। नाउ अब यहां पर कॉन्सेप्ट आता है शिफ्टिंग वन टर्म। शिफ्टिंग टर्म, जब भी आपके पास कुछ ऐसी सीरीज है जिसमें कि आपको कोई पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है, जब तुमको कोई पैटर्न समझ ना आए और एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम पूछा, जैसे यहां पर 20 टर्म्स का सम पूछ रहा है। इनफाइनाइट के क्वेश्चन को करने का तरीका अलग होता है, ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, देयर आर 20 टर्म्स नीडेड। तो ऐसे क्वेश्चन में हम यूज करते हैं शिफ्टिंग टर्म। अब ये शिफ्टिंग टर्म क्या होता है? Sn, हम हर एक टर्म को एक प्लेस आगे बढ़ा देंगे। तो देखो 1 को इधर लिख दो, 3 को इधर लिख दो, 6 को इधर, 10, 15 एंड सो ऑन। ये जो यहां पर था tn, इसके आगे ये tn यहां हो जाएगा, ठीक है। हमने एक टर्म को आगे शिफ्ट कर दिया। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट देम, वी विल सब्ट्रैक्ट देम, माइनस कर देते हैं। देखो ये कट गया, माइनस 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 एन माइनस, यहां तक हमारे पास एन टर्म्स हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेथड हम क्यों लगाएं, तो इसको समझ लो एक तरह से, कैसे इस चीज को हम समझते हैं। जब भी आपके पास ऐसी सीरीज आ जाए जिसमें कि आपको फाइनाइट टर्म पूछ रहा है, जैसे यहां पर आपको 20 टर्म पूछ रहा है, देखो इनका अंतर लो, इनका 3 - 1 2, 6 - 2 3, 10 - 6 4, 15 - 10 5, 6। तो ये आपको क्या दिख रहा है? एपी दिख रहा है ना। तो जब भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस एपी आ जाए तो यू कैन अप्लाई दिस मेथड। अच्छा, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 अप टू सो ऑन। देखो यहां तक मैं लिख दूंगा एन टर्म्स। ये कहां तक है? यहां तक। देखो यहां टीएन एन टर्म थी यहां से यहां तक, और एक माइनस टीएन अलग से हो गया, इस टीएन को इधर शिफ्ट कर लो तो टीएन विल बी, अब आपको ये क्या दिख रहा है? दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स, दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स विच इज हाफ n इंटू एन प्लस 1। अब ये अगर आपके पास आ गया तो आपका क्वेश्चन 90% सॉल्व हो गया। वंस यू गॉट दिस सम, वंस यू गॉट दिस nth टर्म, आपका क्वेश्चन आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास nth टर्म आ गया, तो अगर मुझे सम पूछा है, सम ऑफ n टर्म्स, इसका लॉजिक ये होता है कि आप सिग्मा टीएन लगा दो। ये जो टीएन आया इसमें सिग्मा लगा दो, ये हो गया सिग्मा हाफ, इसको गुणा कर लेते हैं अंदर, एन स्क्वायर प्लस एन, ये हो गया हाफ अलग हो गया, दिस इज सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन। अब आपको सिग्मा एन स्क्वायर और सिग्मा एन का वैल्यू यहां पुट करना है एंड देन यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, थोड़ा जगह कम पड़ रही है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, सम विल बी हाफ। सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है? दिस इज एन एन प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6, और सिग्मा एन क्या होता है? एन एन प्लस 1 बाई 2। नाउ यू कैन टेक एन एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन, एन एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन लो, अंदर बचेगा 2n प्लस 1 बाई 3 प्लस 1। अच्छा, ये हो गया एन एन प्लस 1 बाई 4, और देखो ये 3 एलसीएम आएगा, दिस इज 2n प्लस 4, 2 कॉमन ले लो, n प्लस 2 बाई 3। ठीक है, ये 2 से 2 काट दो, तो दिस विल बी एन एन प्लस 1 n प्लस 2, दिस इज n प्लस 2 बाई 6। दिस इज व्हाट अवर सम ऑफ n टर्म्स। इस क्वेश्चन में दिस इज सम ऑफ n टर्म्स। अब आपको देखो इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, दिस इज आस्किंग फॉर सम ऑफ 20 टर्म, तो यहां पर 20 पुट कर देना है। ठीक है, अब इस जगह पर आप 20 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या आ गया? सम ऑफ n टर्म्स का आ गया n n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। नाउ पुट n बराबर 20। अब हमारे क्वेश्चन में 20 टर्म्स का सम पूछे, 15 का पूछे, 30 का पूछे, प्रोसेस विल बी सेम। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ n एज 20, तो दिस इज 20
21 22 डिवाइडेड बाई 6, तो देखो ये हो गया 10 टाइम्स 3, 7 टाइम्स 1540. This is your sum 1540. B will be the correct answer. Answer of this question will be B option. तो बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल है. मैंने ये आसान क्वेश्चन रखा है, इस क्वेश्चन पर और लेवल बन सकते हैं. वी विल ट्राई टू इंक्लूड सम मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट नेक्स्ट सेशन. इन अपकमिंग सेशंस में मैं इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा. ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. इट सेज दैट ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन बिल्ड ए वॉल 221 मीटर लॉन्ग इन 11 होल 1/9 days. मतलब ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, और वो मिलकर उस काम को 11 होल 1/9 days में करते हैं. इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज विद ए स्टार्टिंग द वर्क, इट टेक्स 22 होल 1/4 days to build the same wall. If A and B work together and build a similar wall but twice the length and earn a total of rupees 1800 for it, then B share of the earning will be. ठीक है, इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर एंड बिल्ड ए सिमिलर. तो मुझे देखो यहां पर एक बात बहुत ढंग से समझनी है. मनी इज ऑलवेज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर वर्क डन. अगर वो आखिरी में ये कह रहा है इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर एंड बिल्ड ए सिमिलर वॉल बट ट्वाइस ऑफ द लेंथ एंड अर्न अ टोटल ऑफ रुपीज 1800, तो बच्चा इस क्वेश्चन में दिस ट्वाइस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस 1800 इज इंपॉर्टेंट एंड देयर एफिशिएंसी इज इंपॉर्टेंट. अब अगर वो वॉल की लेंथ ट्वाइस होती, सेम होती या 3 टाइम्स होती, इट डजंट इफेक्ट, क्योंकि उनके वर्किंग की एफिशिएंसी चाहे वो डबल वॉल है चाहे ट्रिपल वॉल है, वो सेम ही रहने वाली है. राइट, इस केस में हमें अगर ड्यूरेशन नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि किसको कितना पार्ट मिलेगा, इन दैट केस वी कैन डायरेक्टली यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी. तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि एक पर्सन की एफिशिएंसी कितनी है. तो अब हम ये मान लेते हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं एफिशिएंसी ऑफ ए इज ए यूनिट पर डे एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इज बी यूनिट पर डे, है ना. वी विल एज्यूम सम एफिशिएंसी ऑफ दीज पर्सन. अब हम क्या करेंगे, देखो इट सेज दैट व्हेन दे वर्क टुगेदर दे टेक 11 होल 1/9 days. इसका मतलब जब वो साथ काम करते हैं तो कुल मिला के 100/9 days. इसका मतलब 100/9 days तो ए काम करता है, उसकी एफिशिएंसी ए है, प्लस 100/9 days तक बी काम करता है, उसकी एफिशिएंसी बी है. एंड लेट्स से द टोटल वॉल इज 1 यूनिट. अब हमारा ये हो गया इक्वेशन 1. आप इससे कंफ्यूज मत हो ना कि सर यहाँ पे 221 मीटर लॉन्ग दिया है. ये टर्म केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है. ये जो टर्म दिया ना आपको कि 221 लेंथ की, दिस इज जस्ट टू कंफ्यूज. अच्छा, हमने मान लिया कि मेरी वॉल 1 यूनिट है, तो ये 100/9 इंटू ए और बी करता है 100/9 ऑफ बी. 1 इक्वेशन 1 हो गई हमारी. अब आगे बोल रहा है, अब जो अगली लाइन है इसको समझो, जरा बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है. इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज विद ए स्टार्टिंग, ए कर रहा है फिर बी कर रहा है फिर ए कर रहा है फिर बी कर रहा है, और ऐसे करते करते वर्क कंप्लीटेड इन 22 होल 1/4 days. अब यहां पर समझने की बात यह है, अगर ये 22 होता, इफ इट इज जस्ट 22 नॉट 1/4, तो इसका मतलब होता 11 दिन ए ने काम किया होता और 11 दिन बी ने काम किया होता. अब यहां पर आपको समझना है, जब 22 दिन कंप्लीट हो गए, 23rd डे कौन आएगा. देखो यहां पर ना ए ने स्टार्ट किया, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन स्टार्ट करता है. अगर ए स्टार्ट करता है मतलब पहले दिन ए आ रहा है, फिर दूसरे दिन बी आएगा, फिर 3rd डे ए आएगा, फिर 4th डे बी आएगा, मतलब हर ऑड नंबर ऑफ डे पर ए आएगा. तो जब ये बोल रहा है 22 होल 1/4 days, मतलब 11 दिन इसने किया, 11 दिन इसने किया, जब 23वें दिन की बात होगी तो उस वक्त ए आएगा, ऑड नंबर पर ए आएगा, और वो केवल 1/4 में काम कर रहा है. इसका मतलब ए ने 11 होल 1/4 days काम किया होगा, बी ने 11 डे काम किया होगा. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. मतलब ये जो 22 होल 1/4 वर्ड यूज कर रहा है, इट मीन्स कि यार ए ने काम किया होगा 11 होल 1/4 days, बी ने काम किया होगा 11 days. तो इस हिसाब से 45/4A प्लस 11B इज इक्वल 1. दिस इज इक्वेशन 2. अब मेरे पास ए और बी में 2 इक्वेशन आ गई.
अगर मैं ए और बी को सॉल्व कर लेता हूं मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब आप यहां पे ये भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे ना करके आप बोलो कि भाई दिस इज टोटल वर्क जो कि 221 मीटर लॉन्ग है, ये भी तो कह सकते हो आप लोग। 1 लो 221 लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम यहां पर क्या करेंगे, वी विल इक्वेट दीज टू एफिशिएंसी। मतलब मैं बोलूंगा कि भाई काम ये भी खत्म हुआ, काम ये भी, तो दोनों काम बराबर है। आई कैन से कि दिस इज 45a/4 प्लस 11b। आई कैन से लाइक दिस, ये हटा देता हूं, ठीक है। अब आप क्या करो, देखो यहां पर 9 एलसीएम, इधर 4 एलसीएम, इट इज 45a प्लस 44b/4, यहां पर 9 एलसीएम, ये हो गया 100a प्लस 100b, 9 इधर 4 इधर, 9 इधर 4 इधर, 400a प्लस 400b, 9 5 जा 405a प्लस 396b। अब 405 ये 400a इधर, ये 396b इधर, तो 4b बराबर 5a, तो a बाई b बराबर 4/5। बस मेरा क्वेश्चन हो गया। This is the efficiency of A and B, and we got efficiency of A and B, और वो दोनों मिलकर डबल काम कंप्लीट करते हैं, तो दे विल डिवाइड द अमाउंट इन द रेशियो ऑफ देयर वर्क डन। तो वर्क डन यहां पर एफिशिएंसी हो जाएगी 4/5, बी का शेयर पूछ रहा है, तो शेयर ऑफ बी इट विल बी 5/9, इनको रेशियो होगा 4:5 में, 5/9 ऑफ 18,000 इट विल बी 10,000, तो शेयर ऑफ बी विल बी 10,000। ओके, 1800 है यार, इट विल बी 1000। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी ऑप्शन। डिड यू गेट दिस पॉइंट? मजा आया? आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो कि आपको ये अप्रोच, ये कॉन्सेप्ट, ये चीजें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, दिस इज एलिगेशन है और कैट 2021 स्लॉट 3 में आया हुआ है। मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया क्योंकि बहुत बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से बहुत इजीली कर सकते हो। द टोटल मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन ए सिटी इंक्रीज बाय 25% फ्रॉम 1970 टू 1980। ड्यूरिंग द सेम पीरियड द मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 40% व्हाइल द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 20%। नाउ बाय दिस डेटा, जो हमें पहली स्टेटमेंट दे रखा है, इससे हम मेल और फीमेल का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो 1917 से 1980 तक मेल जो बड़े हैं वो बड़े हैं 40%, है ना, और फीमेल जो बड़ी हैं 20%। ओवरऑल जो इंक्रीज हुआ है, ओवरऑल इंक्रीज हुआ है 25%। तो यहां पर ना इनका रेशियो 20-25 और 40-25-15। तो आई कैन से कि यार मेल फीमेल का रेशियो 1:3 है। मतलब इन सोसाइटी में जो मेल और फीमेल की जो नंबर्स थे वो 1:3 है। मतलब याद रखना ये 70 के रेशियो आ गया। मतलब मैं कह सकता हूं 1970 में मेल और फीमेल का जो रेशियो था 1:3 था। तो लेट अस अज्यूम दैट मेल थे 100, फीमेल थे 300, ठीक है। अब 1980 में क्या हो गया, मेल इंक्रीज बाय 40%, मतलब 100 का इंक्रीज होके हो गया 140, और फीमेल 20%, तो इसका 20% 360, 60 हो गया, तो 360 हो गया। मतलब मेरे पास मेल और फीमेल में ये इंक्रीमेंट हो गया। अब आगे कुछ कह रहा है फ्रॉम 1980 टू 1990। अब यहां पर एक ईयर की बात और कर रहा है, 1990 की। तो फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 25%। तो देखो इसका 25% होगा 90, मतलब ये हो जाएगी 450। फीमेल पॉपुलेशन विल बी 450 इन 1990 इफ द फीमेल पॉपुलेशन इज ट्वाइस द मेल पॉपुलेशन। तो अगर ये 450 है, ये मेल का डबल है, मतलब ये 225 रहा होगा, यही तो मतलब हुआ। देन द परसेंट इन द टोटल मेल एंड फीमेल परसेंट सिटी फ्रॉम 1970 टू 1990, मतलब ये टोटल की बात कर रहा है। अब हम देखेंगे ये 400, इनको जोड़ लो 576, 675, तो हमें टोटल की बात कर रहा है। इट इज आस्किंग फॉर टोटल। तो देखो 400 से 675 हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीज,
और 275 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100, 4 6 जा 24, 35, 4 8 जा 68.75। आंसर विल बी डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में देखो आंसर बहुत क्लोज है, आंसर्स बहुत क्लोज है, तो बहुत ढंग से करिएगा, गलती होने की चांसेस हैं इस क्वेश्चन में। तो एक आसान क्वेश्चन था, इसमें एलिगेशन भी यूज हो गया, परसेंटेज भी यूज हो गया, और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन इन लोगों ने बना दिया, राइट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ एक मैक्सिमा मिनिमा का बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। देखो यहां पर कह रहा है इफ द थ्री एज ऑफ अ क्यूबॉइड आर एक्स वाई जेड, इट इज गिवन दैट, हमको बोल रहा है एक्स वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल 324, राइट। And then what is the minimum perimeter of the cuboid? We know that perimeter of cuboid is sum of all the edges. तो 4 इसके अंदर लेंथ होती है, 4 ब्रेथ होती है, 4 हाइट होती है। तो इसका पेरीमीटर हो गया 4 लेंथ x, ब्रेथ y एंड हाइट z। दिस इज व्हाट, और मुझे x प्लस वाई प्लस जेड की मिनिमम वैल्यू पूछा है, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट मिनिमम पेरीमीटर। तो अब आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। लेट्स से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है a, ठीक है, मुझे a को मिनिमम करना है, एंड वी आर गिवन विद x वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल 324, ये मुझे गिवन है, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं हम लोग, हाउ टू मैनिपुलेट दीज थिंग्स। देखो बच्चा, अगर मेरे पास इस तरह की कोई चीज रखी है एक्स वाई स्क्वायर जेड, इन दैट केस हम क्या करते हैं, x डिवाइडेड बाई उसकी पावर 1, दिस शुड बी इक्वल टू, अच्छा ये जो मैं लॉजिक बता रहा हूं ये लॉजिक इस पर बेस्ड होता है, इफ वी आर गिवन विद प्रोडक्ट ऑफ सेवरल नंबर, जैसे यहां पर x y 2 बार z 1 बार, इफ वी आर गिवन विद प्रोडक्ट ऑफ सेवरल नंबर, देयर सम विल बी मिनिमम व्हेन दे आर इक्वल। हम क्या करेंगे, x की पावर 1 है तो x को एक बार लेंगे, y की पावर 2 है तो हम y को 2 बार लेंगे, y बाई 2 and z by 1. This should be equal to sum of this upon sum of this, मतलब x plus y plus z by 4। ये लॉजिक आपको याद रखना है। जब भी आपके पास प्रोडक्ट दिया हो, सम को मैक्सिमम करने का रूल ये होता है, और उल्टा भी याद रखना, अगर आपको सम दिया हो तो प्रोडक्ट मैक्सिमम करने में भी ये लॉजिक यूज होता है। हमको करना क्या होता है कि जो जितनी बार दिया है, x दिया आपको, x आपको दिया हुआ है एक बार, y दिया है 2 बार और z दिया 1 बार, दिस शुड बी इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 1 4। ये मैंने माना था a, तो x इक्वल टू वाई बाई 2 इज इक्वल टू z बराबर a बाई 4। तो देखो यहां से x का वैल्यू कितना हो गया, x की वैल्यू हो गई a बाई 4, y की वैल्यू हो गई a बाई 2, z की वैल्यू हो गई a बाई 4। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x बाई जेड हियर, वी विल गेट वैल्यू ऑफ a। तो x की वैल्यू a बाई 4, y की वैल्यू a बाई 2 का स्क्वायर एंड z की वैल्यू a बाई 4, 324, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया यहां से, a इंटू ए स्क्वायर इंटू a डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 इंटू 4, 324, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा अब आपको यहां पे क्या दिख रहा होगा, ये हो गया a टू द पावर 4, ये हो गया 18 का स्क्वायर, क्या मैं लिख सकता हूं इसको 9 की पावर 2 इंटू 2 का स्क्वायर, और ये हो गया 2 की पावर 6, ये 4 4 2 की पावर 6, दिस इज 3 की पावर 4 एंड 2 की पावर 8, a की पावर 4। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 3 इंटू 2 की पावर 2 12, a की मिनिमम वैल्यू 12 हो गई, तो आंसर विल बी 4 इंटू 12 48, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई विल ट्राई टू मेक सम वीडियो इसमें कि मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे होता है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। जब भी आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म दे रखी हो तो जो पावर्स होती है उनको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये पावर 2 है तो डिवाइड बाई 2 होगा, यहां पर पावर 1 है तो ऐसे रहेगा, और दिस इक्वल टू इन सबके सम के बराबर, न्यूमरेटर का सम डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का सम। यहां से हम a की टर्म्स में वैल्यू निकालेंगे और फिर a को कैलकुलेट कर लेंगे। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर doubles when it is multiplied by 2 and half when it is divided by 3. Find the number of such numbers। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ट्राई
दिस, टेक योर टाइम. ओके, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर. अब 2 डिजिट नंबर के जो फैक्टर्स हैं, डबल्स व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाई 2. अच्छा, जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके फैक्टर्स डबल हो जाने. एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे हम एक नंबर ले रहे हैं 12. इसके फैक्टर कितने हैं? 1 2 4 6 एंड 12. इसके फैक्टर है 5. एक 3 और होगा ना, 6 फैक्टर है इसके. अब अगर तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर हो गए 8. अच्छा, मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर डबल्स व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाई 2. मतलब फैक्टर डबल हो रहे हैं. अगर मेरा लॉजिक जो है उसके हिसाब से अगर यहां पे 6 है तो ये 12 होना चाहिए. चलो, यहां तो नहीं हो रहा. एक एग्जाम्पल और लेते हैं. लेट्स से वी टुक एन एग्जाम्पल ऑफ 35. इसके फैक्टर होंगे 1 5 7 एंड 35. देयर विल बी 4 फैक्टर. अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं. मैं करता हूं 70. मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. इट इज 1 2 5 10 7 भी होगा, 14 भी होगा, 35 एंड 70 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. यार यहां तो बात डबल हो गई. मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी डबल हो गई. यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया बट फैक्टर डबल नहीं हुए. ठीक है, एक तो ये हो गया. एक एग्जाम्पल और देखते हैं. लेट्स से वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल. मान लो एक नंबर है हमारे पास 6 है. 6 के फैक्टर है 1 2 3 एंड 6. देयर आर 4 फैक्टर्स. अगर मैं करता हूं इसको 2 से मल्टीप्लाई मतलब 12 करता हूं. 12 के फैक्टर आए थे 6. यहां भी नहीं हो रहा डबल, इसमें डबल नहीं हो रहा. अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लेते हैं, मैं लेता हूं एग्जाम्पल 27 लेते हैं एग्जाम्पल. 1 3 9 एंड 27 और इसको डबल करते हैं 54. 1 2 3 6 9 18 27 एंड 54. देखो यहां पर फैक्टर है 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहां से आपको क्या बात समझ में आती है? यहां से आपको क्या समझ में आता है? हमको यह समझ में आता है कि यार ये जो कंडीशन है दिस इज ट्रू फॉर ऑड नंबर ओनली. जब मैंने ऑड नंबर लिया 35, जब मैंने ऑड नंबर लिया 27, क्योंकि जब एक नंबर एक्स्ट्रा बढ़ रहा है 2 को मल्टीप्लाई करने से फैक्टर डबल हो रहे हैं. आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर मैं कहता हूं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, इसके फैक्टर, यह एक काम करो. अगर मैं कहता हूं 2 की पावर x, 3 की पावर y एंड 5 की पावर z, इसके फैक्टर क्या होंगे? आपको पता होना चाहिए फैक्टर होते हैं x प्लस 1, y प्लस 1 एंड z प्लस 1. ये फॉर्मूला होता है. अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं सिंगल, इसका मतलब मैं 2 की पावर 1 बढ़ा रहा हूं तो यहां पर 1 प्लस 1 मतलब 2 का गुना एक्स्ट्रा हो जा रहा है, मतलब फैक्टर डबल हो रहे हैं. इसका मतलब यह होगा कि शुरुआत वाले नंबर में 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 गुना करने से डबल होने का केवल एक यही रूल होगा. तो मुझे बात समझ में आ गई. मुझे ये बात समझ में आ गई कि यार अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं उस नंबर को, इफ आई एम मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाई 2 और फैक्टर डबल हो रहे हैं, इस बात का एक रिजल्ट मेरे पास ये आया कि नंबर इज ऑड. चलो बच्चा, ये बात समझ में आ गई, नंबर इज ऑड. हमें समझ में आ गया नंबर इज ऑड. राइट. अच्छा, अब क्या कह रहा है? एंड हाफ्स व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई 3. अब ये लॉजिक भी समझ लो. जब हम 3 से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ फैक्टर आधे हो रहे हैं, इसका मतलब 3 की 1 पावर होनी चाहिए. क्या मतलब इस बात का? जरा एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लेते हैं मैं कहता हूं 12 के फैक्टर है 1 2 3 4 6 एंड 12. कितने फैक्टर हैं? 6 फैक्टर. इसको डिवाइड बाई 3 कर दो मतलब 4. कितने फैक्टर हो गए? 1 2 4. 3 आधा हो गया. इसका मतलब 3 की सिंगल पावर होनी चाहिए, 3 की 1 पावर. तो मेरे पास इस 2 कंडीशन से बात समझ में आई कि सिंगल 3 उस नंबर में होना चाहिए. मतलब सिंगल एक 3 जरूर होगा और 2 नहीं होगा. तो ये मेरा नंबर की कंडीशन होगी. बस अब हम नंबर बना लेंगे.
हमारे पास कंडीशन आ गई कि भाई उस नंबर में एक तो ऑड होना चाहिए, 2 नहीं होगा, और एक 3 जरूर होगा। तो नंबर्स क्या होंगे, देखो 3 इंटू 5 एक नंबर, 3 इंटू 7, जब तक वो 2 डिजिट नंबर रहेगा मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 इंटू 11, ये सब प्राइम नंबर के साथ चलता है। 3 इंटू 13, 3 इंटू 17, 3 इंटू 19, 3 इंटू 23, 3 इंटू 29, जहां तक कि वो क्रॉस ना करे, है ना। 3 इंटू, सारी वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको। अच्छा, एक और हम ले लेंगे, 3 इंटू 25 भी लेके चलेंगे हम लोग, क्योंकि 25 में ऑड भी है और प्लस ये 5 का स्क्वायर, ये भी काम करेगा। और 3 इंटू 31, क्या और कुछ पॉसिबल है? इज एनी अदर वैल्यू पॉसिबल? नो, क्योंकि 31 के बाद अगर मैं 3 इंटू 37 लूंगा, इट विल बी अ 3 डिजिट नंबर, तो ये नहीं ले सकते हम। तो बच्चे लोग, आप लोग यहां पर ये वाली संख्या मिस करते हो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि 25 भी तो 5 का स्क्वायर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। अब मुझे बताइए कमेंट में कितने बच्चे इस क्वेश्चन को पहली बार में एग्जैक्टली करेक्ट कर पाए थे। और याद रखिए कि आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर कि मैं पीडीएफ इन क्लासेस की इंफॉर्मेशन और डेली न्यूज़पेपर अपलोड करता रहता हूं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, दिस इज कैट 2022 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है। दिस इज कैट 2022 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है, जरा ट्राई कीजिए। देखो बच्चा, वी आर गिवन विद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बराबर 14 एंड बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी बराबर 28। ठीक है, हमको इतना गिवन है। अच्छा भाई, अब देखो अगर मैं इनको ऐड करता हूं इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ऐड बोथ। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए प्लस बी बराबर 42। मैंने सिंपली ऐड कर दिया, देखो ये टर्म क्या दिख रहा है आपको, दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी बराबर 42। नाउ लेट ए प्लस बी बराबर एक्स मान लो। ठीक है, हमने ए प्लस बी को एक्स माने, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 बराबर 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x प्लस माइनस 42 इज इक्वल 0। एक्स प्लस 7 माइनस 6x प्लस 7, तो यहां से x की वैल्यू आ गई -7 और 6 आ गई। अच्छा, मुझे बोल रहा है कि a और b नेचुरल नंबर्स हैं, तो दो नेचुरल नंबर का सम कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है, तो वी विल डिस्कार्ड दिस वैल्यू -7। तो x मतलब a प्लस बी बराबर 6 आ गया। अच्छा, अब a प्लस बी की पॉसिबिलिटी, नेचुरल नंबर है तो 5 1 4 2 3 3, डिस्टिंक्ट तो नहीं बोला ना। अच्छा, 2 4 एंड 1 5, ये 5 पॉसिबिलिटीज होंगी। दिस 5 पॉसिबिलिटीज आर देयर। अब इन 5 पॉसिबिलिटीज में से देखो कौन से सेटिस्फाई करते, देखो ये देखते हैं। 5 का 25 ये नहीं करेगी, 4 2 16 ये भी नहीं करेगी, है ना, 3 भी नहीं कर रही है, ये कर रही है 2 4 4 8 4, है ना, 4 8 4 4 नहीं 6 8 14, ये सही हो रही है। तो इसका मतलब a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 4। वी हैव टू कैलकुलेट 2a प्लस b। तो 2a मतलब 4, b मतलब 4, आंसर विल बी 8। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कैट 22 स्लॉट 1 में आया, बहुत ही घटिया क्वेश्चन था, मतलब लॉजिकली दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वन मोर क्वेश्चन। व्हाट इज द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ दिस? इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा क्लास ओवर होने के बाद कि आपको कौन सा क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा और जिसमें आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। व्हाट इज द राइट मोस्ट नॉन जीरो? इस क्वेश्चन का लॉजिक ये है कि जब मैं कोई नंबर लिखूंगा, मान लेते नंबर है A B C D E F
और 0 0 0 0 0। दिस क्वेश्चन आस्क दिस इज राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, मतलब सारे जीरो हटाओ, उसके बाद जो बचता है वो हमारा राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, ये मुझसे पूछ रहा है। तो मेरे पास क्वेश्चन है 5 की पावर 563 इंटू 2 की पावर 585। इस नंबर को जब हम कंप्लीटली लिख देंगे, जब सारे जीरो हटा देंगे, व्हाट विल बी द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, दिस इज द क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका क्या होता है, देखो बच्चा, ये है 563, ये है 585, तो ये छोटा है तो हम क्या करेंगे, वी विल ब्रेक दिस नंबर इंटू 563 प्लस 2 2 22। मैंने क्या किया, मैंने 2 की पावर जो 585 थी उसको 22 अलग कर ली, 563 अलग कर दिया। अब इन दोनों में क्या करोगे, 5 की पावर 563, 2 की पावर 563 इंटू 2 की पावर 22 अलग हो गया। अब आप देखो जरा, ये हो गया 5 इंटू 2 की पावर 563 इंटू 2 की पावर 22। अब ये क्या बन गया, दिस इज 10 टू द पावर 563 इंटू 2 की पावर 22। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी मल्टीप्लीकेशन में अगर जीरो आता है, किसी भी मल्टीप्लाई में अगर जीरो आता है तो उसको सबसे आखिरी में कर देते हैं हम लोग, मतलब उसको सबसे आखिरी में। तो ये जो 10 की पावर 563 आया ना, दीज आर ऑल जीरोस विच विल कम एट द लास्ट। इसको आप हटा दो, हमारा काम इसको नहीं, हमें राइट मोस्ट नॉन जीरो, तो जीरो हटा दो आप, ये सब जीरो बनेंगे, इनको हटा दो, तो बचा क्या, इट विल बी 2 की पावर 22, इसके आगे जीरो लगेंगे बहुत सारे, इसका हमें मतलब नहीं, हमें मतलब इससे है। तो आपको पता है अगर मैं 2 की पावर 22 कर रहा हूं तो 2 की साइक्लिसिटी होती है 4 की। 2 की पावर 22 को 4 से डिवाइड करो, बचेगा 2 की पावर 2 विच एंड्स विद 4। पता है इसका मतलब क्या है, हमारे क्वेश्चन में ए बी सी 4 और उसके आगे 563 जीरोज आएंगे एंड सो ऑन। तो इसको मुझे हटा के मुझे ये चाहिए, तो इसका लास्ट नॉन जीरो डिजिट विल बी 4, ए विल बी द करेक्ट आंसर। आज मैंने आपको ओवरऑल 10 क्वेश्चन कराए, आप मुझे बताइए कमेंट में लिखकर कि आपके कितने क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में सही हुए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ लेकर आएंगे। इस क्लास को करने के बाद वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।